दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मित्र अनुराग और आई होप मेरी आवाज़ ज़्यादा अच्छी आ रही होगी, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों की कंप्लेन थी कि आवाज़ कई बार अच्छी नहीं आती, कुछ और नहीं होती। तो आई थिंक दैट शुड बी सॉल्व्ड ना। तो आई होप सबकी दिवाली बहुत अच्छी सी गई हो, सारे दिवाली वाले हॉलीडेज बहुत कमाल के होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक आई वुड से ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बात करने वाली, और जिस इशू के बारे में बात करने वाला हूँ ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन। हर किसी ने आई वुड से 99% ऑफ मेल्स उन्होंने किसी ना किसी कैपेसिटी में इस चीज़ को फील किया होगा। और मैंने एक डिटेल्ड वीडियो जरूर बनाई थी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ऊपर, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसा पहलू डिस्कस करेंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन का जिसको उतनी खास प्रेस मिलती नहीं है, लेकिन काफी केसेस में हो जाता है। तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे एक क्लाइंट हैं और जब वो मेरे पास आए तो अमंग अदर थिंग्स एक उनका इशू एक और था कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इशू था। तो अब देखिए इरेक्टाइल डिसफंक्शन की चीज क्या होती है। अल्टीमेटली मेरा एक मानना है कि जो इरेक्शन है फॉर मेल्स और हमारी जो स्किन और इरेक्शन वाली चीज होती है, तो ये बताती है कि बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। अ वीक बॉडी और अ सिक बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस अ हेल्दी सर्विसेबल इरेक्शन, लेकिन हेल्दी बॉडी कैन। तो कहीं ना कहीं इरेक्शन बताता है कि बॉडी के अंदर चल क्या रहा है। तो हमने क्या किया, एक बहुत डिटेल्ड ब्लड टेस्ट किया। एक चीज सामने आई जो कि पहले सामने नहीं आई, और वो पार्ट क्या था, इनके जो एस्ट्रोजन लेवल्स थे वो हाई थे। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं एस्ट्रोजन के बारे में सब कुछ बताऊंगा। ये भी बताऊंगा उसको टेस्ट करने का सही तरीका क्या होता है, कौन सा एस्ट्रोजन टेस्ट करना चाहिए, कैसे पता चले एस्ट्रोजन ज्यादा है, सिम्टम्स क्या होते हैं और उसको दूर कैसे किया जाए। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जैसे अगर मैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बात करूँ तो हेयर फॉल भी एक बड़ी कॉमन चीज है। तो आज एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आया हूँ, इसका देखिए यहाँ पे हमारे भाई साहब बैठ चुके हैं, और इनका नाम है सीसा आयुर्वेदिक हेयर न्यूट्रिएंट्स। जब भी ना हेयर फॉल की बात होती है तो एक जो बहुत बड़ा कल्प्रिट होता है वो डीएचटी होता है। तो किसी को नहीं पता तो टेस्टोस्टेरोन का एक पावरफुल कजन है डीएचटी, और ये एस्ट्रोजन में भी एरोमेटाइज नहीं होता। अब डीएचटी की वजह से हमारे सारे मैनली कैरेक्टर्स होते हैं। डीएचटी की कमी होगी तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है डीएचटी बहुत बढ़ जाए तो हेयर फॉल भी होता है। अब डीएचटी को अगर हमने रोका तो हमारे कई लोगों को सेक्सुअल डिसफंक्शन भी हो जाता है। जैसे अगर फिनेस्टराइड डिस्टेराइड की बात करो तो इसमें प्लांट बेस्ड डीएचटी डिराइव्ड चीजें हैं, पंपकिन सीड एक्सट्रैक्ट, पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट, स्टिंगिंग नेटल एक्सट्रैक्ट, यहाँ से इनके डीएचटी ब्लॉकर्स लिए गए हैं, जो कि ऑफ कोर्स जो आपके अगर हम जो मेडिसिनल डीएचटी ब्लॉकर्स हैं उनसे ये काफी ज्यादा हेल्दी हैं और इनके साइड इफेक्ट्स ऑलमोस्ट नील के बराबर हैं। उसका इसमें प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 भी है, जैसे फ्लैक्स सीड्स हैं। तो अगेन फ्लैक्स सीड्स एएलए का बड़ा अच्छा सोर्स होता है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, और अगेन दिस इज इनडायरेक्टली एक हेयर ग्रोथ सपोर्टिंग चीज रहती है। और इसमें एक अच्छी बात क्या है, इसमें एक प्लांट बेस्ड बायोटिन भी है। बहुत सारे लोग बायोटिन के सप्लीमेंट्स लेते हैं जब हेयर फॉल के लिए लेते हैं, तो इसमें लेकिन जो बायोटिन निकाला है इन्होंने, ये अगस्तिया प्लांट से निकाला, जो कि केराटिन सिंथेसिस में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इफ यू हैविंग हेयर फॉल और आपका लाइफस्टाइल बाकी हेल्दी। यू कैन ट्राई इट आउट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा तो यू कैन चेक इट आउट। मोस्टली अगर हम टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन को एक प्रेडोमिनेंटली मेल हार्मोन बोला जाता है और एस्ट्रोजन को एक फीमेल हार्मोन बोला जाता है। दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों ही मेल्स और फीमेल्स में होते हैं, और दोनों लेवल्स में होंगे तो दोनों के जो हार्मोनल ऑप्टिमाइजेशन के सारे पाथवेज हैं वो सही रहेंगे। अब मैं एस्ट्रोजन की बायोकेमिस्ट्री में यहाँ नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो के स्कोप के बाहर हो जाएगा, लेकिन जिन लोगों को जानना होगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स डाल दूंगा जहाँ पे डीएचटी एस्ट्रोजन सब के बारे में आप डिटेल तरीके से पढ़ सकते हैं। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर व्हाट इफ आपके एस्ट्रोजन लेवल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो क्या क्या हो सकता है। देखिए हार्ट के इशू जैसे आर्थरोस्क्लेरोसिस है वो ऊपर जाता है, उसके बाद जो स्ट्रोक के चांसेस हैं वो ऊपर जाते हैं, टाइप 2 डायबिटीज की जो रिस्क होता है वो ज्यादा चला हो जाता है, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस आपको ज्यादा लगने लग जाएंगे, आपको लगेगा कि यार मैं इतना सेंसिटिव क्यों हो गया हूँ, और जो रिस्क ऑफ प्रोस्टेट कैंसर है वो भी इंक्रीज करता है। और अब जब आपको लगता है कि बॉडी में इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं तो इरेक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन डेफिनेटली होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली बात वही आ जाती है कि जब बॉडी हेल्दी रहती है तो इरेक्शन सर्विसेबल होता है, जब बॉडी हेल्दी नहीं होती तो इरेक्शन जो है सर्विसेबल नहीं रहता। अब चीज क्या है, हाई और लो एस्ट्रोजन दोनों ही प्रॉब्लमैटिक चीजें हैं। अगर क्योंकि ऐसा नहीं कि एस्ट्रोजन कोई डीमन है, एस्ट्रोजन हमें रेंज में बिल्कुल चाहिए, उसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन अगर लो एस्ट्रोजन होगा उसका क्या नुकसान होंगे, उसके सिम्टम्स क्या रहते हैं, जैसे फटीग हो गई, ठीक है, उसके बाद डिप्रेशन हो गया, अगेन इरेक्टाइल डिसफंक्शन उसमें भी होता है, ऑर्गेजम्स होंगे नहीं आराम से, अब मे बी इरेक्शन हो जाएगा लेकिन ऑर्गेजम्स होने में बहुत दिक्कत होगी तो वो प्लेजर ही नहीं मिलेगा, एंग्जाइटी हो जाएगी, एक्सेसिव जेलसी हो जाएगी। देखो जब भी ना कोई चीज साइकोलॉजिकल होती है इसका एक बायोलॉजिकल बैकग्राउंड जरूर होता है। जैसे अगर मैं जेलसी की बात करता हूँ, कभी किसी ने ये सोची कि भाई ये इसका बायोलॉजिकल बैकग्राउंड क्या हो सकता है, तो ऑल ऑफ अ सडन आपको लगता है बहुत जेलस हो गया तो यू डेफिनेटली नीड टू चेक योर एस्ट्रोजन लेवल्स। एक्सेसिव यूरिनेशन भी होती है, मोस्टली यूरिनेशन की बात करते हैं तो लोग टाइप 2 डायबिटीज की तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन लो एस्ट्रोजन के भी सिम्टम एक होते हैं कि आपको एक्सेसिव यूरिनेशन हो सकती है। अब बात आती है एस्ट्रोजन लेवल्स टेस्ट करने की, ठीक है, तो अब एस्ट्रोजन लेवल में भी जैसे E1 E2 E3 होता है, तो मोस्टली जो मेल्स के लिए वो E2 ज्यादा सही रहता है। लेकिन उसको टेस्ट कैसे किया जाए, दो टाइप के तरीके होते हैं, या तो आप ब्लड टेस्ट कर सकते हो या तो आप यूरिन टेस्ट कर सकते हो। अब देखिए इसमें भी एक और चीज है कि जो टेस्ट करने की प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं। दो टाइप की चीजें होती हैं, एक होता है स्टैंडर्ड एस
ऐसे और एक होता है सेंसिटिव ऐसे। तो मेक श्योर आप सेंसिटिव ऐसे करें, क्योंकि जो स्टैंडर्ड ऐसे होता है वो मोस्टली फीमेल्स के लिए ज्यादा एप्ट होता है, टेस्टिंग की बात करूं मैं तो। उसके बाद आजकल क्या है, आई गेस कोविड के बाद ये चीज बहुत हो गई है कि लोग टेस्टिंग बहुत कराने लग गए हैं, इसे लैब्स बहुत सारी आ गई हैं और मुझे हर रोज कम से कम एक अजीब वियर्ड रिजल्ट मिलता ही है लैब टेस्ट के बाद। तो जब भी आप लैब टेस्ट करा रहे हो तो मेक श्योर कि जो आपकी टेस्टिंग प्रक्रिया है इसमें वो क्या हो, वो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, क्योंकि बड़ी सी लैब्स पता कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, इम्यूनो एसे टेक्निक्स, और उसमें एरर होने के चांसेस 53% के आसपास हैं। तो कई बार कोई प्रॉब्लम होगी वो दिखेगी भी नहीं एंड वाइस वर्सा। एक आई गेस इस वीडियो का लास्ट जो एक सार है कि अगर एस्ट्रोजन लेवल ज्यादा हो रहे हैं तो होते कैसे हैं। सबसे पहला पार्ट, टू मच बॉडी फैट। आजकल मैं देख रहा हूँ खासकर जो बच्चे हैं मे बी 10 to 15, 15 to 20 के आसपास जो है बहुत ज्यादा बॉडी फैट कैरी कर रहे हैं। तो जब बॉडी फैट जब बहुत ज्यादा कैरी होगा, एस्ट्रोजन लेवल्स आपके ऊपर होंगे। जब एस्ट्रोजन लेवल्स ऊपर होंगे तो जो मैंने सारे साइड इफेक्ट्स की बात की वो सब चीजें होंगी। तो मेक श्योर सबसे पहले यू लूज योर बॉडी फैट और अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। जैसे और बॉडी फैट कर मैं एक और चीज बताऊंगा, स्पेशली अगर आप में काफी ज्यादा बॉडी फैट कैरी कर रहे हो, 3 मंथ की ट्रांसफॉर्मेशन से मत जाइए, अपने वो कम से कम 1 साल दीजिए। कई बार होता है हम 20-25 साल लगा देते हैं पर्टिकुलर बॉडी साइज पे आने के लिए, एंड ऑल यू वांट टू डू इज कि 3 महीने में सब गायब हो जाए। इट डजंट वर्क दैट वे। मिनिमम 6-8 महीने का गोल अपने आप को दीजिए, 1 साल का हो तो ज्यादा अच्छा। उसके बाद जैसे एजिंग होती है तो आप ज़्यादा एरोमेटेज प्रोड्यूस करते हो तो एस्ट्रोजन लेवल थोड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगेन कुछ डाइट और ट्रेनिंग में मॉडिफिकेशंस करके हम इसको भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में रख सकते हैं। जैसे मैंने बोला पहले कि जो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन है कई बार ये बहुत सिमिलर से मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ऐसा कई बार होता है कि आपका जो एस्ट्रोजन है बहुत हाई हो जाता है और बॉडी का जो हमारा फीडबैक मैकेनिज्म होता है, जो HPG एक्सेस होता है, वो सिग्नल कर देता है कि भाई रहने दो, अभी और टेस्टोस्टेरोन बनाने की जरूरत है नहीं, जबकि एस्ट्रोजन डिटेक्ट हुआ होता है। तो तब क्या होता है, जो टेस्टोस्टेरोन टू एस्ट्रोजन रेशियो बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बहुत कम हो जाता है, एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा हो जाता है, और ये किसी भी एज में हो सकता है। फिर एक साइटोक्रोम P40 एंजाइम एक सिस्टम होता है, तो कई बार अगर इसकी इंपेयरमेंट होती है तो वो भी दिक्कत कर सकता है। और जो सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज है वो है जीनो एस्ट्रोजेंस और आई वुड से एस्ट्रोजेनिक्स टाइप की चीजें। आपके सनस्क्रीन्स हो गई, आपकी क्रीम्स हो गई, आपके पेस्ट हो गए, आप जो कोई भी प्लास्टिक का कॉन्टैक्ट, आपकी वाटर बॉटल्स हो गई, हर कोई माइक्रो प्लास्टिक लीच कर रहा है आपके खाने में, आपकी चीजों में। जब बॉडी के अंदर बहुत सारे माइक्रो प्लास्टिक्स होंगे तो होगा क्या, जो रिसेप्टर्स है हमारे एंड्रोजन रिसेप्टर्स हैं, वहां पे हमारे जो एंड्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है या DHT है, ये काम ही नहीं कर पाएंगे। तो जब वो काम नहीं करेंगे तो सारा जो हार्मोनल सिस्टम है वो सारा आहिस्ता आहिस्ता खराब हो जाएगा। तो इसके लिए आपकी लाइफ में जितनी कम टॉक्सिसिटी और प्लास्टिक्स हो उतना ज्यादा अच्छा। तो गाइस आई होप यू अंडरस्टैंड कि अगर कहीं बारी किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम हो तो अल्टीमेटली जो सोल्यूशन है वो लाइफस्टाइल हेल्दी करने में ही है। लेकिन उसके बाद कई बारी गेटिंग अ डिटेल्ड ब्लड टेस्ट एंड अपने हार्मोन्स टेस्ट कराना, वो भी आपको बड़ी सारे क्वेश्चंस का आंसर देगा, क्योंकि जो हार्मोन्स हैं लाइक सुपर डुपर पावरफुल। इसलिए जो PEDs है मैं इतना खिलाफ रहता हूँ, क्योंकि पीपल थिंक कि सिर्फ PED से मसल बनता है, लेकिन PEDs एक्चुअली बॉडी के हर एक पार्ट को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि ये दे आर नॉट एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, एंड्रोजेनिक एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। तो आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम द वीडियो। आई सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय।